रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, मैंने आप लोग को ऑनर किलिंग की कई सारी कहानियां सुनाई हैं। दोस्तों, ऑनर किलिंग यानी कोई माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं, उसके बाद में वो कत्ल करते हैं, कत्ल करने का रास्ता चुनते हैं। और दोस्तों, जब आप इस तरीके की कहानी सुनते हैं, मैं आप लोग को सुनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं लिसनर हो या फिर सुनाने वाला, उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर आता है कि बच्चे अगर इस तरीके का कृत्य करते हैं तो फिर माँ बाप को मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है, और अगर ऐसा करना पड़ता है तो ऐसे माँ बाप को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कानून में ये सब कुछ गलत होता है और कानून किसी भी कत्ल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, लेकिन एज ए ह्यूमन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इस माँ बाप को सज़ा होनी नहीं चाहिए, इस माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि क्राइम किसी भी चीज़ का, किसी भी समस्या का हल नहीं होता। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी मैं आप लोग को पूरी सुनाऊंगा भी, कड़ी दर कड़ी मैं आप लोग को ये कहानी समझाऊंगा भी। और जब आप लोग ये कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसको लेकर भी आपके मन में सवाल या निशान पैदा हो सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि इस कहानी के अंदर क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, किस कहानी के अंदर क्या सच हो सकता है, क्या झूठ हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है हमेशा की तरह कि चैनल को आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं वो अच्छा है, अच्छा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब की हमारे साथ में दुश्मनी है और यूट्यूब हमारे वीडियोस को उस तरीके से आगे बढ़ाता नहीं है। यानी रात 10 बजे वीडियो अपलोड होती है तो जिस समय अपलोड होती है उस समय अच्छे व्यूज़ आते हैं, रात को तो व्यूज़ डाउन हो ही जाते हैं, लेकिन सुबह के समय वीडियो उठ नहीं पाती, और जिसकी वजह से व्यूज़ जो है महज 2000, 3000, 4000, 5000 यहाँ पर रुक जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देखा करें, सबके सब कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्टोरीज लेके आता हूं। तो आप लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, अपनी दोस्ती निभाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, यानी हर बंदा, हर व्यूवर्स कम से कम वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है, हरदोई ज़िला। और ये जो हरदोई ज़िला है, इसी हरदोई ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, पसदेवरा थाना। ये जो पसदेवरा थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, बिसौली गांव। और ये जो बिसौली गांव है, इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है अनंतपाल। अनंतपाल, जिनकी बीबी से, उनकी पत्नी से उनकी कुछ बनी नहीं, तो पत्नी तो छोड़ छाड़ कर मायके चले गए। लेकिन उसके बाद में जो अनंतपाल की बिटिया थी, जिसका नाम मोहिनी था, वही बस अनंतपाल की सेवा के लिए रह गई थी। यानी बेटी जो थी वो घर की तमाम जिम्मेदारियों को उड़ती है, अपने पिता का ख्याल रखती है, उसको खाना बना के देती है, उसके कपड़े धोती। यानी एक तरीके से घर के अंदर जिस महिला की, जिस जिम्मेदार महिला की ज़रूरत रहती है, अब उस बिटिया ने संभाल लिया था। अनंतपाल जो भी काम काज करते, जो भी पैसे कमा कर लेके आते, अपनी बिटिया के हाथ पे रखते। बिटिया बेचारी जाती, थोड़ा बहुत सामान खरीद लाती घर का, उसी से इनका भरण पोषण होता। यानी अनंतपाल और जो बिटिया थी, ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बेटी बाप का सहारा बनती है, बाप बिटिया का सहारा बनता है। जो अनंतपाल था अपनी बेटी के लिए अपने पिता का भी फ़र्ज़ निभाता है, यानी जो पिता है उसका भी फ़र्ज़ निभाता है, साथ के साथ माँ वाला फ़र्ज़ भी निभाता है। जो बिटिया थी वो कोशिश ये करती है कि अपने पिता की जितनी भी ज़रूरतें रहती हैं, चाहे खाना हो गया, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें वो पूरी करके दे सके। हालाँकि बिटिया की इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने घर की जिम्मेदारियों को समझा था। अब दोस्तों, उसके बाद में होते करते ये होता है कि 29 तारीख आ जाती है। समय यूं ही गुजरता रहता है। 29 तारीख वाले दिन जो बिटिया मोहिनी थी, ये गांव के अंदर जाती है घूमने के लिए। आमतौर पर गांव के अंदर जो महिलाएं होती हैं, घर का कामकाज करने के बाद में एक दूसरे के घर बैठ आती हैं। तो ये जो मोहिनी बिटिया थी, घर के अंदर अकेली थी, बोर हो रही थी, तो गांव के अंदर चली जाती है। वहाँ पर कुछ महिलाओं के पास में बैठती है, कुछ दोस्तों के पास में बैठती है। उसके बाद शाम को घर आती है लौट के। पिता भी काम से आ जाते हैं, तो खाना गाना उन्हें सर्व कर रही होती है। लेकिन उसी समय ये जो बच्ची जो बातें सुन के आई थी मोहिनी, वो अपने पिता को बताती है। वो पिता से कहती है कि पिताजी, मैं आज गांव में गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा लज्जा आई, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई, मुझे कुछ बातें सुनने को मिली जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी। अब अनंतपाल कहते हैं अपनी बिटिया से कि ऐसा क्या सुन लिया तुमने? तो जो बेटी होती है वो बताती है कि पिताजी, दरअसल जो सबिता आंटी हैं, यानी जो आपका भाई पूरन है, उनकी जो पत्नी सबिता आंटी हैं, उनका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। बल्कि किसी के साथ में क्या, जो गांव के ही रहने वाले तेजपाल अंकल हैं, उनके साथ में अफेयर चल रहा है। अब ये बातें जब अनंतपाल सुनता है तो वो बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, धत। उसको डांटता है, उससे कहता है कि इस तरीके की बातें नहीं कहते। लेकिन जो बिटिया होती है मोहिनी, वो कहती है कि पिताजी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आई सुन के, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अंकल को जाके सब कुछ बता दो और जाके अंकल जो है वो सबिता आंटी को कम से कम रोक सकें।
अब बेचारा जो अनंतपाल था जब ये बात सुनता है तो सोचता है कि बिटिया अगर कहीं सुन के आई है तो इन बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। इसलिए वो जाता है अपने भाई पूरन को सारी सच्चाई बताने के लिए, ताकि वो अपने भाई को सारी सच्चाई बताएगा, वो अपनी पत्नी के ऊपर कुछ ब्रेक लगाए, कुछ लगाम लगाए, ताकि जो परिवार की बदनामी है कम से कम वो बदनामी ना हो। लिहाजा अनंतपाल जब पूरन के पास में पहुंचता है, अब गया था समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो पूरन था अनंतपाल से झगड़ा शुरू कर देता है, बल्कि मार पीट कर वो अनंतपाल को भगा देता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी बेटी तो पागल है और वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब बेचारा अनंतपाल वहाँ से मायूस होकर लौटता है। उसके बाद में थका हारा ये अपने घर में सो जाता है। अब सुबह सुबह जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो पूरे गांव के अंदर अजीब अजीब चीख पुकार की आवाज़ सुनता है। तुरंत भाग कर दौड़ कर दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता क्या है कि गांव के सभी लोग एक तरफ भागे जा रहे हैं। अब अनंतपाल भी पीछे पीछे भागता है कि क्या हो गया, गांव वाले लोग आखिरकार कहाँ को भागे जा रहे हैं। लिहाजा अनंतपाल भी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता क्या है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब अनंतपाल समझ जाता है कि गाँव के लोग आखिरकार इस तरफ भाग के क्यों आए थे। अनंतपाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो अपना माथा पकड़ लेते हैं। दरअसल अनंतपाल जिस तरीके से भाग के आए थे उन्हें नहीं पता था कि जिस डेड बॉडी को वो देखने जा रहा है वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अनंतपाल की ही अपनी बेटी मोहिनी की होगी। यानी जो डेड बॉडी थी वो किसी और की नहीं थी बल्कि अनंतपाल की बेटी मोहिनी की डेड बॉडी थी। अब अनंतपाल उसके बाद में अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखने के बाद में चीखने लगता है और रोने लगता है। अपनी बेटी की डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा लेता है और अनंतपाल एक तरीके से बदहवास हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई रोशनी थी, उसकी ज़िंदगी में अगर घर का कोई सहारा थी, कोई चश्मो-चिराग थी तो उसकी बिटिया थी। और बिटिया भी ऐसी जिसकी वजह से घर के अंदर चहचहल रहती थी। वो अपने पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। दोस्तों उसके बाद में अनंतपाल जो था ये रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि उसकी बेटी के साथ में किसने ये सब कुछ कर दिया। अब वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में अनंतपाल से पूछती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और अनंतपाल से पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है और आखिरकार तुम्हारी बेटी के साथ में ये सब कुछ किसने किया है, किसी के ऊपर तुम्हें कोई डाउट है क्या। तो अनंतपाल बताता है कि दरअसल उनकी जो बिटिया है ये कल गांव के अंदर गई थी और वहाँ पर गांव में लोगों से कुछ बातें इसने सुनी। जब बातें सुनी तो इसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और इसने आकर मुझे इस बारे में बताया है कि पिता जो सविता आंटी है उसके बारे में मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। लिहाजा उसके बाद में जब मैंने अपनी बेटी की बात सुनी तो मैंने सोचा कि अपने भाई पूरन को इस बारे में बताना चाहिए। उसके बाद में मैं अपने भाई पूरन को ये सब कुछ बताने के लिए गया और जब मैंने पूरन को इस बारे में बताया कि तुम्हारी जो पत्नी सविता है उसका अफेयर की बात चल रही है तेज प्रताप के साथ में। अब जैसे ही पूरन ये बात सुनता है तो पूरन, उसकी पत्नी सविता और तेज प्रताप और एक व्यक्ति राजीव, ये सारे लोग मुझे मारते हैं और मारने के बाद में मुझे वहाँ से भगा देते हैं और भगाने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो पागल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी बेटी को भी मार दिया जाएगा। साहब मुझे पूरा शक है ये सब कुछ मेरे भाई पूरन, उसकी पत्नी सविता और तेज प्रताप और राजीव नाम का जो व्यक्ति है इन लोगों ने किया है। लिहाजा पुलिस के पास में अब मोटिव आ चुका था, नाम दर्ज एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लिहाजा पुलिस वाले अब इन चारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले अनंतपाल के घर पहुंचते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने पूछा था कि कल तुम्हारी बेटी कहाँ पर सोई थी। तो अनंतपाल ने बताया था कि मैं तो अंदर सोया हुआ था और जो बेटी थी वो बरामदे में सोई थी। लिहाजा पुलिस पहुँचती है, देखती क्या है कि बरामदे के अंदर बहुत सारा खून फैला हुआ है। यानी बात साफ हो चुकी थी कि अनंतपाल की जो बेटी मोहिनी थी वो इस बरामदे में सोई हुई थी और उसी समय पूरन, उसकी पत्नी सविता, तेज प्रताप और राजीव ये लोग पहुंचे और वहीं पर इन्होंने इस मोहिनी की हत्या की और हत्या करने के बाद में इन्होंने डेड बॉडी को वहां पर ले जाकर फेंका है। उसके बाद क्या होना था कि पुलिस वाले इन चारों लोगों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इनसे पूछताछ करते हैं। अब ये चारों लोग पुलिस को उनके सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन चारों लोगों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। लेकिन आमतौर पे दोस्तों ऐसा होता नहीं है कि अगर कोई पेशेवर कातिल या फिर कोई पेशेवर मुजरिम ना हो तो वो पुलिस को ज़्यादा देर घुमा सके। लेकिन ये चारों लोग पुलिस के किसी भी सही सवाल होते हैं पुलिस के, उनके किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब दे नहीं पाते हैं। यानी पुलिस वाले भी इनसे पूछताछ करते करते थक चुके थे और ये कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थे नहीं कि पुलिस को ज़्यादा समय तक गुमराह कर पाए। तो ऐसे में पुलिस को लग जाता है कि शायद कत्ल के अंदर इन चारों लोगों का हाथ नहीं है। हो सकता है कि अनंतपाल को कोई गलतफहमी हुई हो, कत्ल किसी और ने कर दिया हो और झगड़ा जो था वो पूरन के साथ में हुआ था, इसलिए अनंतपाल को शक हो रहा हो कि उसकी बेटी मोहिनी की इन चारों लोगों ने हत्या कर दी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर इस बारे में अगर कोई बता सकता है तो अनंतपाल बता सकता है, तो क्यों ना एक बार अनंतपाल से पूछताछ कर ली जाए। लेकिन इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी और साथ के साथ अनंतपाल के बरामदे से जो खून के सैंपल्स लिए गए थे उनकी सब जब जाँच होती है तो यहाँ से बड़ी अजीब बात निकल के आती है।
दरअसल जो खून के सैंपल्स अनंतपाल के बरामदे से कलेक्ट किए गए थे वो खून के सैंपल्स तो थे, लेकिन वो खून कोई इंसानी खून नहीं था। अब पुलिस वाले बड़ा हैरत में पड़ जाते हैं कि माजरा क्या है। यानी एक डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी एक तरीके से घर से बाहर मिली, घर के अंदर खून के छींटे मिले, वो जो खून के छींटे मिले वो इंसानी खून नहीं है, तो फिर मामला क्या है। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस वाले थे अब अनंतपाल को उठा के ले आते हैं और उसके बारे में अनंतपाल से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ माजरा क्या है। अब दोस्तों अनंतपाल से जब पूछताछ की जा रही है, सख्ती से पूछताछ की जा रही है, अनंतपाल जो है पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है, लगातार घुमाने की कोशिश कर रहा है। यानी 30 जून साल 2023 की ये पूरी वारदात थी और 1 जुलाई साल 2023 को ये डेड बॉडी मिली थी और अनंतपाल लगातार 8 दिन तक पुलिस को लगातार ऐसे ही गुमराह करता रहता है। लेकिन पुलिस वाले जब लगातार अनंतपाल से पूछताछ करते हैं तो महज 8 दिन के अंदर ही अनंतपाल पुलिस के सामने खुल जाता है और खुलने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद में पुलिस वाले भी सख्ते में आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो अनंतपाल था, जब इसने अपना बचपना संभाला और थोड़ा थोड़ा जब ये बड़ा हुआ तो उसी समय से इसे शराब की लत लग गई और ये शराब इतनी ज़्यादा पिया करता था कि जब भी शराब पीकर आता तो घर पर या तो माता पिता से झगड़ा करता या फिर अपने भाइयों से या फिर मोहल्ले पड़ोस में किसी से झगड़ा किया करता था। उसके बाद में इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में थोड़े समय तक तो इसकी पत्नी इसके साथ में ठीक ठाक रहती है, एक बेटी भी होती है जिसका नाम ये लोग मोहिनी रखते हैं। और उसके बाद में जो पत्नी होती है वो भी इसकी लड़ाई झगड़ों से, इसकी शराब पीने की लत से इतना ज़्यादा ऊब चुकी थी कि वो भी आखिरकार इसको छोड़ के चली जाती है। अनंतपाल को बंटवारे में 12 बीघा ज़मीन मिली थी और उस 12 बीघा ज़मीन को बेचकर ये उसकी शराब पी चुका था। यानी पूरी तरीके से बर्बादी वाले लक्षण जो थे वो अनंतपाल के अंदर थे। लेकिन इसी बीच में जब ये शराब पीता है, शराब लगातार पीता रहता है, तो उसके बाद में कभी कभार जब गांव में जाता तो गांव में कुछ इससे बातें सुनने को मिलती। कोई व्यक्ति इसके कान भर देता कि तुम्हारी जो बेटी मोहिनी है उसका फला फला लड़के से कोई अफेयर चल रहा है, उसको मैंने आज खेत के अंदर देखा। यानी एक बाहरी व्यक्ति के कान भरने की वजह से या था अपनी बेटी से बात करता, उसे मारता तोड़ता। लेकिन कभी कभार सोचता कि अपनी बेटी के ऊपर इस तरीके की लांछन लगा रहा हूँ, क्या ये ठीक भी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिर जब ठेके पे जाता, फिर शराब पीता, फिर कोई कान भर देता, फिर ये जानवर बन जाता। इसी बीच में ये जो लड़की थी ये गांव के अंदर जाती है और वहाँ से सविता के बारे में कुछ बातें सुन के आती है। तो यहाँ पर अनंतपाल के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसी वजह से ये पूरन के पास जाता है, उससे लड़ाई झगड़ा होता है, पूरन इसकी मार पिटाई कर देता है, ये घर लौट के आता है। उसके बाद में ये सोचता है कि क्यों ना ये अपनी बेटी की हत्या कर दे, क्योंकि उसकी जो बेटी है अगर ये इस तरीके के काम कर रही है तो इससे समाज में बड़ी बदनामी भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो ऑलरेडी उसे छोड़ के जा चुकी है। तो उसी माँ की तो बेटी है, जब माँ सही नहीं थी तो बेटी भला कहाँ सही होगी। इस तरीके के ख्याली पुलाव जो अपने जहन में बनाता रहता है। दूसरी तरफ भाई पूरन और उसकी पत्नी सविता से भी इसका झगड़ा हुआ था। तो ये सोचता है कि अगर अपनी बेटी से भी मुक्ति पा लेगा और इन सारे लोगों को यानी अपने दुश्मनों को उसके कत्ल के जुर्म में फंसा देगा तो एक तीर से 2 निशाने कर लेगा। यानी बेटी भी रास्ते से हट जाएगी और दूसरी तरफ जितने भी इसके दुश्मन हैं उन सबको रास्ते से हटा देगा, यानी सबको जेल भिजवा देगा। उसके बाद में ये व्यक्ति जो था 30 तारीख को अपनी बेटी से कहता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं, घूम फिर कर आ जाएंगे। जो बिटिया होती है वो बेचारी तैयार हो जाती है, 15 साल की बच्ची, उसे इतनी समझ नहीं है कि उसका बाप उसके साथ में क्या कुछ करने वाला है। वो बच्ची जिसने अपनी माँ के जाने के बाद में अपने पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसने अपने पिता को खाना बना के दिया, उसके कपड़ों पर प्रेस करके दी, घर की सारी गृहस्थी उसने संभाल के रखी। उस बच्ची को क्या पता जिस बाप को वो इतना प्यार करती है वही बाप उसके साथ में कुछ करने वाला है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था इस बच्ची को लेकर चला जाता है, जंगल में पहुंचता है। अब हाथ में एक ऑलरेडी ये चाकू वगैरह कुछ लेके गया था। अब जैसे ही ये रास्ते में पहुंचता है तुरंत अपनी बेटी के ऊपर हमला कर देता है। उसका बड़ी ही बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर कत्ल करता है, उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फेंकता है। उसके बाद में ये घर के लिए वापस आ रहा होता है कि इसे कुत्ते का पिल्ला दिखाई पड़ता है। अब जब कुत्ते का पिल्ला दिखाई पड़ता है तो इसे कुत्ते के पिल्ले को देखकर एक आइडिया आता है। आइडिया यह आता है कि ये कुत्ते को पिल्ले को ले जाएगा और अपने बरामदे में अगर उसके कुछ खून के छींटे फेंक देगा तो उसके ज़रिए ये सविता, पूरन और घर जो 4 लोग और तेज प्रताप और राजीव, इन 4 लोगों को फंसा सकता है। उसके बाद में उस कुत्ते को पिल्ले को साथ में लेके जाता है और उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। उसका खून चारों तरफ गिरता है। उसके बाद में उस कुत्ते को पिल्ले को कहीं दूर ले जाके छोड़ आता है ताकि जो खून के छींटे हैं वो ऐसा लग सके कि घर के अंदर से ही कोई खचेड़ के लेके गया है। उसके बाद में ये सो जाता है और सुबह सुबह ऐसा नाटक करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसकी प्लानिंग थी कि अगर डेड बॉडी मिलेगी तो उसके बाद ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देगा, पूरन, सविता, तेज प्रताप और राजीव को फंसाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। डेड बॉडी मिलती है, ये भी रोता हुआ चीखता हुआ वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद में अपनी बेटी की गोदी को हाथों में उठाता है और कहता है कि यही मेरा सहारा थी और उसी को जालिमों ने छीन लिया।
और ये सीधा सीधा जब पुलिस आती है तो इल्ज़ाम लगाता है पूरन, उसकी पत्नी सबिता और तेज प्रताप और राजीव नाम के व्यक्ति पे। उसके बाद में पुलिस इन चारों लोगों को उठाती है, इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। लिहाजा उसके बाद में अनंतपाल को उठाकर जब पुलिस को इसके हाव भाव के ऊपर शक होता है तो उसके ऊपर सख्ती दिखाई जाती है और उसके बाद ये पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों बड़ी हैरानी होती है इस तरीके के केस सुनने के बाद में, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन ये की थी क्योंकि उस बच्ची के ऊपर इस बाप ने उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई थी। गांव में पूछताछ भी की गई थी कि उसकी बेटी का इस तरीके का रिलेशन किसी के साथ में है, लेकिन किसी ने यह तो नहीं बताया कि उस बच्ची का किसी के साथ में कोई रिलेशन था भी या फिर नहीं। लेकिन इस अनंतपाल के बारे में ज़रूर बताया। अनंतपाल का नेचर इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा बेकार था कि जब भी शराब पी कर आता तो ये जानवर बन जाता। कभी बेटी की पिटाई करता, कभी पत्नी की पिटाई करता, कभी मोहल्ले पड़ोस में किसी से लड़ जाता, कभी भाइयों से लड़ जाता। और इसी वजह से इसकी जो पत्नी थी वो भी छोड़ के चली गई थी। लेकिन जो बिटिया थी ये बहुत अच्छी थी, ये अपने बाप का ख्याल रखे हुए थी। लेकिन ये जो बाप था हैवान बना, महज लोगों की बातों में आकर या फिर महज उन चारों लोगों को फंसाने के लिए इसने अपनी बेटी का कत्ल किया। ये चीज़ें अब तब के रह गई हैं और ये बातें अनंतपाल के सिवा अब कोई नहीं जानता। बहरहाल दोस्तों ऐसे बाप को जीने का कोई अधिकार भी है या फिर नहीं है, इस बात पर भी सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि एक बेटी जो महज छोटी सी उम्र में अपने परिवार को संभाल रही है और उसी के साथ दरिंदा बाप कुछ इस तरीके का घिनौना कृत्य करता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं आप लोग अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए, डेली की तरह वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें भैया मेरे हस्बैंड का नाम रुपेश सिंह है और कल उनका नाम लीजिएगा, वो भी आपकी कहानी सुनते हैं, ऐसा बोलती हैं प्रियंका सिंह। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पति रुपेश सिंह का नाम बताया। तो रुपेश सिंह भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुभान अली हैं, शाबान अली लिखते हैं बढ़िया लगे रहो ब्रो, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाईजान हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं और भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, शुक्रिया मेरे भाई। पीके शर्मा है लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो पीके शर्मा जी शुक्रिया। शीलनिधि लिखते हैं आप सच्ची कहानी दुनिया के पत्रकार हो, स्टोरी में फालतू बातें नहीं देखी, यही आपकी कला है मलिक भाई। तो शीलनिधि शर्मा जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरियन शर्मा है लिखते हैं मलिक भाई बहुत अच्छा आपका शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं मलिक साहब आजकल लोग इंसान से नहीं बल्कि पैसे से प्यार करते हैं। मंसूरी भाईजान जी आपने बहुत सही बात कही, आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में युवराज डागुर हैं लिखते हैं डेली मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ और सुनते सुनते सो जाता हूँ, थैंक्स युवराज सिंह फ्रॉम दिल्ली। तो युवराज सिंह जी आप दिल्ली से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ जमादार हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद राशिद हैं लिखते हैं गुड स्टोरी शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं सुपर स्टोरी सर, हम भी बिहार सिवान से आपकी कहानी सुनते हैं। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। और सचिन चौधरी हैं जो बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, बख्शी साहब जी हार्ट्स बनाते हैं, प्रियंका सिंह जी हार्ट्स बनाती हैं, मंसूरी भाईजान जी हार्ट्स बनाते हैं, मंसूरी भाईजान जी आगे भी हार्ट्स बनाते हैं। प्रियंका सिंह लिखते हैं बढ़िया स्टोरी है भैया, फिर एक निर्दोष पति मारा गया, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। इद्रीस खान मुंबई से सुनते हैं। साहिल लिखते हैं शहाबुद्दीन इनका नाम है शुक्रिया मेरे भाई। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहर शहर से शुक्रिया मेरे भाई। राजपूत शिवा लिखते हैं गुड जॉब मलिक भाई, मैं आपकी सभी स्टोरी सुनता हूँ नाइट में 11 बजे के बाद। तो राजपूत शिवा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। शीलनिधि लिखते हैं संडे की छुट्टी मेरी राय है लेकिन मलिक भाई और फैन से भी सलाह लो। जी मैं सलाह लूँगा, आप सभी लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में या फिर कमेंट्स के जरिए पूछूंगा। अच्छा आप लोग कमेंट्स में सलाह दीजिएगा कि संडे की छुट्टी रखी जाए या फिर नहीं रखी जाए। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम भैया जी, आजकल लव नहीं रहा, हवस ज़्यादा जागृत होती रही है। तो धीरज सिंह जी शुक्रिया। सुनील झाकर लिखते हैं सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं। कपिल चौरसिया लिखते हैं डॉक्टर कुचरिया जैन नासिक से कहानी सुनते हैं। HGHN करके आईडी लिखते हैं अगर दोबारा मोहब्बत हो गई किसी से तो परिवार के साथ बैठकर मशवरा करने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए और कुछ पैसों को लेन देन करके उसकी जान बच जाती है, यही जेल जाने से वो लड़की बच जाती है या फिर कोई लड़का बच जाता है। क्राइम चाहे बेवकूफ़ी से करें या फिर चालाकी से, कानून से नहीं बच सकते। भाई मैं इरशाद मंसूरी कुवैत से आपकी कहानी सुनता हूँ। इरशाद मंसूरी जी आपने जो बात कही ये 100% सच है और इंसान को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। लाइक अब्बास लिखते हैं आपकी बस की नहीं है कि किसी की फरमाइश पूरी करना, आप नहीं कर सकते किसी भी फरमाइश पूरी। लाइक अब्बास जी आप तो हमारे काफ़ी पुराने व्यूवर्स हैं, आप इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आप जानते हैं कि हर किसी की फरमाइश पूरी करना इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी वीडियो की डिमांड करते हैं, लेकिन उस समय पर कोई लेटेस्ट घटना आ जाती है तो उसको भी कवर करना पड़ता है। तो आप तो इस तरीके की कम से कम बातें ना करें, आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। उसके बाद में टोनम विभाग लिखते हैं ऐड कम करो नहीं तो अनसब्सक्राइब करूँगा, ऐड ज़्यादा होने से बोरिंग होती है। तो
टनोम मिबाग जी, भाई ऐड मैं खुद से नहीं लगाता, यूट्यूब अपनी साइड से ऐड लगाता है, मेरी इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मैं ऐड को ऐड करूं। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।